अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक है ये हमारे पास क्या है, फिज़िक्स का टॉपिक है। और चूँकि जब किसी सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसका नॉलेज गेन हो जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, तो फिर उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाई जाती हैं, शाखें बनाई जाती हैं। तो इस तरह फ़िज़िक्स का जो नॉलेज है ये भी बड़ा एक वेस्ट सब्जेक्ट है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है। अब किसी एक शख्स के लिए एक सब्जेक्ट को सारे का सारा फिज़िक्स पे कमांड हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए क्या कर दिया गया, इनको हर एक एरिया को, हर एक फील्ड को अंडर द सब्जेक्ट यानी फिज़िक्स के अंडर हर एक एरिया को अलग अलग कर दिया गया है, जिसको ब्रांच ऑफ फिज़िक्स कहते हैं। तो आज हम ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक पर जाने से पहले आपसे गुजारिश हुई कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है जस्ट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। क्या चीज़ है? ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांचेस यानी द एरिया स्टडीड अंडर द सब्जेक्ट अंडर द फिजिक्स इज कॉल्ड द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिक्स को, कि मैकेनिक्स क्या चीज़ है। देखो, आप डेली लाइफ में देखते हैं कारें जा रही हैं, मोटर कार जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक चीज़ है, ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, या आप किसी चीज़ को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो ये सारी बॉडीज़ क्या आती हैं, मोशन में आती हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे तो मैं क्या है, मोशन में हूँ। तो ये मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। लेकिन एक बात जहन में रखनी है कि ये फिजिकल साइंसेज स्टडी ऑफ द नॉन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपके पास मैकेनिक्स में क्या चीज़ हम स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स में मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ इट रिलेट्स टू द फोर्सेज। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा तफसील यहाँ पे दिखा देता हूँ चार्ट्स में। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारे पास मैकेनिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, सब ब्रांचेस में। एक आपके पास मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स है, दूसरी मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स है। फ्लूइड्स क्या होते हैं? एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, या कलेक्टिवली गैसेस प्लस लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड। गैसों को और लिक्विड्स को इकट्ठा हम क्या नाम देते हैं? फ्लूइड्स का नाम देते हैं। तो एक फ्लूइड्स की स्टडी जो है, मोशन ऑफ द फ्लूइड, उसको हम क्या करेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स मैकेनिक्स हो जाएगी। दूसरी आपके पास जो है मैकेनिक्स सॉलिड की। अब सॉलिड भी दो किस्म के होते हैं, बाज़ बिल्कुल रिजिड सॉलिड होते हैं, आप जितनी फोर्स लगाएं उसकी शेप चेंज नहीं होती। बाज़ ऐसे होते हैं जब आप थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं उसकी शेप चेंज होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज सॉलिड्स की, फिर दो ब्रांचेस सॉलिड की। फिर दूसरी उसकी कौन सी है? दूसरी आपके पास जो आपको नज़र आ रही है वो क्या चीज़ है? फिजिक्स ऑफ, अब जो मैकेनिक्स है वो आपके पास मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, उनकी हो गई। फिर आपके पास इसको देखें तो जो आपके पास रिजिड बॉडीज है, इसको फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपके पास स्टैटिक है और एक आपके पास डायनामिक है। स्टैटिक मीन एट रेस्ट, यानी जब कोई बॉडी मोशन में जाते हुए रेस्ट में आ जाती है तो रेस्ट में पड़ी हुई बॉडीज को स्टडी करना, ये आपके पास स्टैटिक होगी। और दूसरी डायनामिक मीन स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, वो मोशन होगी। लेकिन फिर आप देखें तो डायनामिक्स को फिर डिवाइड कर दिया गया है दो सब ब्रांचेस में। एक आपके पास काइनेमेटिक्स है और दूसरी काइनेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में भी हम यही यानी मैकेनिक्स है, हम स्टडी करेंगे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन इसमें हम फोर्स और मास को स्टडी नहीं करेंगे। बस एक बस जा रही है, उसकी मास कितनी है, उसका इंजन कितना फोर्स लगा है, ये चीज़ को नहीं देखेंगे, बस जा रही है भाई। ये क्या होगी? काइनेमेटिक्स। और दूसरी एक काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम फोर्सेस को भी डिस्कस करेंगे और उसकी मास को भी डिस्कस करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो काइनेमेटिक्स है ये हमारे पास क्या है, इफेक्ट्स ऑफ मोशन है। मोशन का इफेक्ट क्या हो, डिस्टेंस कवर होगा, कोई वेलोसिटी होती है, कोई एक्सेलरेशन होता है, ये चीज़ें होती हैं। और दूसरे आपके पास क्या है, काज ऑफ मोशन है, वो आपके पास क्या चीज़ है, काइनेटिक्स है। काज ऑफ मोशन, उसमें हम फोर्स और मास को स्टडी करते हैं। तो फोर्स एंड मास जो है काज ऑफ मोशन है। तो बहरहाल मैकेनिक्स क्या चीज़ है, मैकेनिक्स आपके पास मोशन ऑफ द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेज होती हैं एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू द फोर्सेज। तो इसकी स्टडी को मैकेनिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स आपके पास फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती है, जैसे अब मैं पेन को छोड़ता हूँ तो ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ये भी मोशन ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। फ्रिक्शन हो गई, रेजिस्टेंस, रगड़ वगैरह होती है, ठीक है। वेट हो गया किसी बॉडी का। वेट क्या चीज़ है, वेट और मास में हम फ़र्क करते हैं। डेली लाइफ में हम जिसे वेट कहते हैं, याद रखें फिजिक्स में वो वेट नहीं होता, उसमें और चीज़ है, ठीक है। ये बाद में आगे जाकर हम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट में स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स जो घूमते हुए चीज़, वो भी मोशन में है, जैसे पंखा होता है, गाड़ी के व्हील वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या हैं, स्पिनिंग मोशन में आ जाती हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगी, मैकेनिक्स में आ जाएंगी। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट क्या चीज़ है, डेली लाइफ में आप देखते हैं हीट, हम क्या करें, हाथ ऊपर सेंकते हैं तो हीट क्या कर दे, हमें गिव्स द
क्या सेंस ऑफ वार्मथ, जो हमें गर्मी का एहसास देती है, उसको हम हीट कहते हैं। तो हीट क्या चीज़ है? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और थर्मोडायनामिक्स आपको क्या हो, थर्मोडायनामिक्स के अंदर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो क्या हो जाता है, हीट फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। तो जब हम डिफरेंट टेम्परेचर्स वाली बॉडी को आपस में क्या कर इन कांटेक्ट होते हैं, तो अब हीट जो है वो 3 तरीक़ों से फ्लो कर सकती है। पहले आज में आप देख चुके हैं, रेडिएशन के ज़रिए, या कन्वेक्शन के ज़रिए, कंडक्शन के ज़रिए। तो बहरहाल हीट फ्लो करती है किसके, हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, उतने तक फ्लो करती रहती है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता। तो थर्मोडायनामिक्स भी हमारे पास एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स में, जिसमें हम हीट एनर्जी रिलेटेड टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के, हीट एनर्जी का दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हम हीट को और थर्मोडायनामिक्स यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी वगैरह वगैरह, जो भी वर्क डन वगैरह में। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आपके पास किस चीज़ के साथ, हीट एंड टेम्परेचर के साथ, एंड द रिलेशन टू एनर्जी के हीट और टेम्परेचर का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, इस चीज़ को स्टडी किया जाता है। इसकी एग्जांपल्स मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेसेस आपको नज़र आ रहा है। मेल्टिंग आइस क्या होती है, मेल्ट होकर क्या बन रहा है, उधर से वाटर, पानी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और लिक्विड को अगर फ्रीज कर दें, जमा दें, तो वापस क्या आ जाएगा, आपके पास बर्फ बन जाएगी। तो यानी इसके अंदर आपके पास फ्रीजिंग क्या करती है, फ्रीज़र होता है ना, फ्रिज होता है, तो ये फ्रीजर्स, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह इस चीज़ में आ जाएंगे। इंजन और हीट इंजन वगैरह, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजिंग, मेल्टिंग प्रोसेस, ये सारे की सारी क्या है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स, तो ऑसिलेशन एंड वेव्स की, ऑसिलेट, ऑसिलेट का मतलब होता है वाइब्रेट करना। मैं आपको दिखाऊं, स्प्रिंग इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, या आपके पास पेंडुलम जो नज़र आ रहा है इस तरह से वाइब्रेट करता हुआ, तो ये असल में क्या चीज़ है, ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन होती है इसमें। और इससे क्या प्रोड्यूस होती है, वेव्स प्रोड्यूस होती है। जैसे मैं टाइम, जैसे ट्यूनिंग फोर्क होता है, ट्यूनिंग फोर्क से देखेंगे आप, आपको नज़र आ रहा है चार्ट्स के अंदर कि वो क्या कर देता है, एक तरफ जाता है तो एयर को प्रेस कर देता है, कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है, फिर वापस जब आता है तो उधर से हवा का दबाव कम हो जाता है, तो रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी खुलाव हो जाता है। तो इस तरह कंप्रेशन, रेयरफेक्शन आगे मूव करते हैं, और इस तरह से वेव्स पैदा होती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स पैदा होती हैं। या आप क्या करते हैं, किसी तालाब वगैरह में अगर आपको नज़र, मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप तालाब में दरमियान में देखें किसी ने अगर पत्थर फेंक दिया है, तो क्या करेगा, जिस जगह पे वो टकराता है, उस टकराने वाली जगह पे क्या होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जो सर्कुलर वेव्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा हो, स्प्रेड हो जाती है। तो इसमें असल में क्या होती है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट कर रहे होते हैं ऊपर नीचे इस तरह से, ठीक है, वाइब्रेशन होती है। तो वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशंस, एंड इससे वेव्स पैदा होती हैं। तो इसमें असल में होता क्या चीज़ है, ये ट्रू एंड फ्रो मोशन होती है इसके अंदर। क्या चीज़, ट्रू एंड फ्रो मोशन। देखो आप, रस्सी है, रस्सी को एक तरफ आप बांध लें, दूसरी तरफ आप क्या कर देते हैं, उसको पकड़ कर इस तरह से विगलिंग करें अप एंड डाउन, तो ये क्या हो जाएगी, एक इस तरह की वेव प्रोड्यूस होकर आगे जाती है। तो ये आपके पास क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, टू एंड फ्रो मोशन है। और इसमें स्प्रिंग्स मैंने आपको दिखा दिया है, स्प्रिंग्स वाइब्रेट कर रहा हो, या आपके पास सिंपल पेंडुलम हो, या आपके पास वाटर वेव्स हों, या साउंड वेव्स हों, ये सारी की सारी क्या आ जाती हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशंस में आ जाएंगी। अगले नंबर पे, चौथे नंबर पे आ जाती है ऑप्टिक्स। वही वाली बात पीछे भी हमने डिस्कस कर चुके हैं इसको, जब हमने इब्नुल हैसम वगैरह को, उनको डिस्कस किया था, इब्नुल हैतम को, तो उसमें जो है ना ऑप्टिक्स वगैरह को स्टडी किया था, ऐनक वगैरह और ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। यानी जिन चीज़ का ताल्लुक देखने से, और देखने का ताल्लुक लाइट से होता है, तो ये असल में स्टडी ऑफ लाइट होती है। इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएटेड टू यूज़ और डिटेक्ट इट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो किस लिए क्रिएट किए हैं, जो लाइट को यूज़ करेंगे। मसलन ऐनक है, लाइट को यूज़ करके आपको दिखाएगी। इस तरह माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप हो गई, आपको दिखा दो, टेलीस्कोप से आप देखते हैं चीज़ों को, चांद वगैरह को, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या चीज़ें हैं जो लाइट को यूज़ करती हैं या लाइट को डिटेक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। इनके अंदर आपके पास मिरर, देखो शीशे मुख्तलिफ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्शन होती है, लाइट के रिफ्लेक्शन के ज़रिए हम उनको चीज़ों को देख सकते हैं, लाइट को यूज़ कर रहे होते हैं। लेंसेज हो गए आँखों पर, ऐनकें वगैरह, ये लेंसेज में आ जाती हैं। टेलीस्कोप हो गई, आइज़, आँखें, आंखों के ऊपर भी लोग लेंस लगाते हैं, देख लें, नीले पीले सुर्ख किस्म की आंखें बना लेते हैं। तो बहरहाल लेंसेज का यूज़ करते हैं। और बजाते खुद भी आँख, इंसानी आँख बजाते खुद एक लेंस है, और ये कन्वेक्स लेंस सिस्टम है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए दरख्त, फिर आइज़, और किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है, और आँख के पिछला हिस्सा रेटिना है, जिसके ऊपर जाकर इमेज बनता है। उल्टा इमेज दरख्त आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे बन रहा है, और ये क्या कहते हैं, फिर दिमाग तक पैगाम जाता है, और दिमाग उसको क्या करता है, सीधा करके दिखाता है। तो बहरहाल ये आपके पास ये सारी लाइट की स्टडी, लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह सारी चीज़ें, ये किस में आ जाएंगी, ये आपके पास ऑप्टिक्स में आ जाएंगी।
आगे चलते हैं, आगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? बिजली को कहते हैं। मैग्नेटिज्म मकनातीसियत को कहते हैं, यानी बिजली और मकनातीस की स्टडी। तो बिजली कैसे पैदा होती है? बिजली तब पैदा होती है जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी तब पैदा होती है जब चार्ज मूव करता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक एज वेल एज द मूविंग चार्जेस। जब चार्ज रेस्ट पे होता है असल में, तो वो उसको असल में हम क्या पढ़ते हैं? असल में इसकी अपनी अलग ब्रांच है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी अलग है। बहरहाल इन्होंने इकट्ठा लिख दिया है बुक्स में, तो मैंने भी इधर वैसे लिख दिया आपको समझाने के लिए। वैसे वो अलग ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जब चार्ज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मूविंग चार्जेस के लिए होते हैं। जब चार्ज मूव करेगा तो उससे क्या फिजिकल फिनोमेना उसके साथ होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ पैदा होना, चार्जेस के क्या इफेक्ट होते हैं जब मोशन में होते हैं, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह चार्जेस हैं। सर्किटरी, सर्किट्स हैं, सर्किट के अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ बल्ब वगैरह ऑन करते हैं ये सर्किट के अंदर, तो ये इसी में आ जाएगा। अब आपके पास मैग्नेट्स हो गए, मगनातीस आप देख लें तो यू शेप मैग्नेट भी होते हैं, वैसे आपके पास बार मैग्नेट भी होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उन दो के। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ देखें करंट इस तरह से जो है वो ऐसे रिवॉल्व करता हुआ स्पायरल पाथ में जा रहा है, और दरमियान में उसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिसमें करंट के फ्लो करने से जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और वो मैग्नेट बन जाता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। यानी जब तक करंट होगा वो मगनातीस होगा, जब करंट खत्म हो जाएगा मगनातीस खत्म हो जाएगा, मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। दूसरे परमानेंट मैग्नेट होते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें स्टडी किस चीज़ में आ जाती हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आ जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट ज़रा जो है कोशिश करते हैं इनको टच देकर जो है वो ज़्यादा तफसील में नहीं जाते, आगे जाकर इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तफसील के साथ, अगर ज़िंदगी रही तो चलते रहेंगे। इसके बाद आगे क्या चीज़? एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक नाम से ज़ाहिर है रिलेटेड टू द एटम, एंड न्यूक्लियर रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। इट मीन्स कि ये हमारे पास स्टडी ऑफ एटॉमिक यानी एटम्स एंड न्यूक्लियस है। एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है आपको, दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़े हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है। एटम के अंदर भी न्यूक्लियस आ जाता है, लेकिन न्यूक्लियस की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी स्पेशल स्टडी की जाती है, उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, हर एक का अलग अलग। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटम अलग है, उसका अपना स्ट्रक्चर है, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। लिथियम की अपनी है, ऑक्सीजन की अपनी है, क्लोरीन की अपनी है। तो हर एक एटम की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को और उनके अलग अलग स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ये एटॉमिक एंड न्यूक्लियर केस में आ जाता है, फिजिक्स में आ जाता है। तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, एटम न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई है। तो एटम्स के मुख्तलिफ न्यूक्लियस जो होते हैं, हर एक एटम का अपना न्यूक्लियस है, अपने उसमें प्रोटॉन, अपने न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? यानी एटम की स्टडी, एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी, उसके अंदर न्यूक्लियस की स्टडी, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की और उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को क्या कहेंगे? ये हमारे पास एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। इसके अंदर आपके पास एक्सरेज भी आ जाती हैं, इसी में लेजर्स भी आ जाते हैं। एक्सरेज देखा है ना लोग, जो हड्डी वगैरह टूटी होती है, कोई खुदा ना खासा एक्सीडेंट कोई हो गया किसी का, तो उस वक्त एक्सरेज करते हैं। वो असल में रेज होती हैं, वो असल में रेडिएशंस होती हैं जो एटमों ही से निकलती हैं इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से। तो बहरहाल एक से दूसरी इसमें जंप लगाने से, ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी आप साथ पढ़ते रहेंगे, लेकिन आगे जाकर हम तफसील से पढ़ेंगे। अब फाइनली सिंपली हमने मेन चीज़ जो है वो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ना है। इसमें आपने ये देखना है कि एटम और न्यूक्लियस की स्टडी है, उसके स्ट्रक्चर की। एक्सरेज हो गए, लेजर्स हो गए। लेजर आपके पास वर्ड स्टैंड फॉर लेजर, लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर द स्टिमुलेटेड बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, ये लेजर्स होती है। और न्यूक्लियर आपके पास रिएक्टर्स हो गए, जैसे जहाँ पे न्यूक्लियर जो है वो वेपन्स बनाए जाते हैं, या आपके पास क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी गेन की जाती है फॉर द पीसफुल पर्पज़, बिजली वगैरह बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर MRI टेस्ट हो गया, CT स्कैन हो गया, PET स्कैन हो गया, ये सारी की सारी देखें ना। अब बायोलॉजी के साथ भी रिलेटेड है। अब डॉक्टर जैसे काम नहीं कर सकता जब तक उसको फिजिक्स जो हेल्प प्रोवाइड ना करे। हमने पीछे कहा था कि फिजिक्स इज़ द रूट ऑफ द एवरी फील्ड ऑफ साइंस। साइंस की हर फील्ड की रूट जो है वो फिजिक्स है। तो फिजिक्स वाकई रूट है, इसके बगैर काम नहीं कर सकेगा, कोई पता नहीं चलेगा उसको। तो मशीनरी चूँकि सारी की सारी आलमोस्ट इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स है, तो अब जो सारा मैकेनिकल दौर आ गया, एक सिस्टम है इसी के ऊपर चलता है। तो बहरहाल एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स हो
गई। उसके बाद रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी रिलेशन होती है जब आपके पास, वैसे आम रूटीन में हम जो ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में, वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, स्लो स्पीड के साथ जा रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸, यानी 3 के साथ 8 जीरो लगाएं, मीटर पर सेकेंड। या आपके पास क्या कर लें, 3 के साथ जो है 8 की बजाय 5 जीरो लगाएंगे तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बनेगी। ठीक हो गया, 5 उसके साथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या आ जाती हैं रिलेटिविटी में? मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वेरी हाई स्पीड्स ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, और इसमें ग्रेविटेशंस भी आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को स्टडी हम क्या कहते हैं? रिलेटिविटी कहा जाता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं, जो पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, मुख्तलिफ पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया जाता है, आपस में टकराया जाता है, स्पीड चेंज की जाती है, उसमें रेडिएशंस का क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। और न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी की सारी किस में आ जाती हैं? रिलेटिविटी में आ जाती हैं। आगे नंबर 8 पे आ जाते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या है? इज द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट इनडिविजिबल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ने कहा कि एनर्जी जो आ रही है, जैसे लाइट आ रही है, ये कंटिन्यूअस नहीं है ऐसे इकट्ठी आ रही हो, बल्कि इसमें क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे नहीं है, बल्कि इस तरह समझ लें कि ये आपके पास बंडल्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आ रहे हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं। उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी और वो डिस्क्रीट हैं, अलग अलग हैं, मिले हुए नहीं हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। डिस्क्रीट इनडिविजिबल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम की जो जमा है वो क्वांटा है, और वो जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, वो जो एनर्जी के बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। एक को और ज़्यादा हूँ तो क्वांटा हो जाएगा। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? क्या चीज़? एटम्स एंड इट्स पार्ट्स। एटम और उसके हिस्से जो हैं ये इसमें आ जाते हैं आपके पास, या इसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मतलब जो एटम हो गया, उसके पार्ट्स हो गए डिफरेंट, ये सारे किस में आ जाएंगे? क्वांटम फिजिक्स में आ जाएंगे। आगे पार्टिकल फिजिक्स, नाम से ज़ाहिर है पार्टिकल। आपको पता है कि एटम्स के अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं। आपने सिंपली 3 का तो नाम बहुत सुना हुआ है। आपके पास इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, इनके साथ आप फैमिलियर हैं, इनके साथ वाकिफ़ हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं पार्टिकल फिजिक्स में? नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स की नेचर क्या है, वो कौन से पार्टिकल हैं, क्या उनके ऊपर चार्जेस है, किस चीज़ से बने हुए हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट द मैटर एंड द रेडिएशंस। रेडिएशंस किस चीज़ से बनी हुई हैं, कौन से पार्टिकल से बनी हुई हैं? जैसे मैंने कहा लाइट जो आ रही होती है ये फोटान होते हैं। ठीक है, जिनको आप फोटान या क्वांटा भी कह सकते हैं, उनके क्वांटम मैकेनिक्स भी आ जाता है। और इसके साथ जो है आपके पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं मैटर सारे का सारा, यानी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में जब मैटर सारा किसी से बना हुआ है, मालिक्यूल किससे बने हुए? एटम से। एटम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस चीज़ से बने हुए हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किस में? पार्टिकल फिजिक्स में आ जाती हैं। और फिर हम क्या करते हैं? उन पार्टिकल के मुख्तलिफ ग्रुप बना लेते हैं। जैसे स्कूल के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, ये 6 क्लास है, ये 7 है, ये 8 है, ये एज वाइज हमने ग्रुप बनाए हुए हैं। उनकी मेंटल एबिलिटी बस एज वाइज देखी हुई है कि भाई ये इस काबिल है, इनको ये चीज़ें पढ़ाई जाएँ, इसको ये पढ़ाई जाए, ये को ये समझाया जाए। हम भी क्या करते हैं यहाँ फिजिक्स में? फिजिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक एक पार्टिकल को वो कहते हैं स्टडी करना, या मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे बंदा एक एक स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाए तो मुश्किल काम है, तो हम ग्रुप बना लेते हैं। तो एक पूरे ग्रुप को जो बंदा 40 मिनट्स का आप क्या कर देते हैं टाइम पीरियड लेता है, तो सबको टाइम मिल जाता है, सब वो चीज़ें उसे गेन कर लेते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं? आसानी के लिए फिर पार्टिकल के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं, और वो ग्रुप्स मिलकर हम क्या करते हैं? जैसे क्वार्क्स का एक ग्रुप है, लेप्टॉन्स का है, फोटॉन्स का है, बोसॉन्स का है, ये ग्रुप ऑफ द पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, बेसिक चीज़ें हैं जिन्होंने कहते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो क्वार्क से बनी हैं। 6 किस्म के क्वार्क्स हैं। वो क्वार्क्स मिलकर आपके पास जैसे 3 क्वार्क्स मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है? प्रोटॉन बनता है, और न्यूट्रॉन भी इसी से बनता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में जो UDD होता है, बहरहाल ये तफसील के साथ हम आगे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन लेप्टॉन्स जो होते हैं वो आपके पास लाइट पार्टिकल हैं, जिनमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। इलेक्ट्रॉन भी लेप्टॉन है एक, ये ग्रुप है पूरा, और भी इसकी पूरी फैमिली है, एक अकेला नहीं। आप जो सिर्फ लेप्टॉन का नाम इलेक्ट्रॉन सुना हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो क्या आते हैं? हेड्रॉन्स भी होते हैं। हेड्रॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी मास क्या हो जाती है?
प्रोटॉन से ग्रेटर हो जाती है, इसे इलेक्ट्रॉन और आपके पास क्या कहते हैं न्यूट्रॉन के दरमियान में होती है, ठीक है। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेड्रॉन्स कहते हैं। हेड्रॉन्स की फिर दो ग्रुप बनाए हैं, एक मीज़ान्स हैं और एक बैरियंस हैं। मीज़ान्स क्या हैं, जिनकी मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में है, उनको यानी इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर है, प्रोटॉन से कम है। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जिसकी मास प्रोटॉन से कम है वो आपके पास मीज़ान्स हैं। और जिनकी प्रोटॉन के इक्वल या प्रोटॉन से ग्रेटर है लेकिन न्यूट्रॉन तक है, वो आपके पास ये प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये दोनों फिर बैरियंस में आ जाते हैं, यानी दोनों हेड्रॉन्स हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, वो लेप्टॉन है। तो इस तरह मुख्तलिफ पार्टिकल के ग्रुप बनाए गए हैं। बहरहाल तो उन पार्टिकल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। नंबर 9 पे आ जाता है, 10 के ऊपर आ जाता है कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मोलॉजी को हम थोड़ा सा पीछे टच देकर आए हैं। हमारे जो मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे फिजिक्स में, फिजिकल साइंसेस के अंदर, उसमें फिजिक्स आपके पास कॉस्मोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स है, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, कि यूनिवर्स किस तरह से एक्सपेंड हो रही है, डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है यूनिवर्स की, ठीक है, किस तरह से ये बढ़ रही है। हमने पढ़ा था कि हम जिसमें रह रहे हैं, ये हमारी वर्ल्ड के अंदर जिस मिल्की वे में, मिल्की वे है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, और इस गैलेक्सी वे में जैसे सन है, इस तरह के 100 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं। तो अल्लाह का निज़ाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कायनात है। कायनात का ऑरिजिन क्या है, कैसे बनी है, ये भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया था। बिग बैंग थ्योरी है इसके बारे में बहरहाल, ठीक है। तो ये एज की जो है, ये क्या कहते हैं हम, फेट ऑफ द यूनिवर्स के, इसकी मतलब क्या है, इब्तिदा कैसे हुई है, क्या उम्र है इस पूरी कायनात की। तो नेचर ऑफ द क्या है, द ऑरिजिन एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का ऑरिजिन और एवोल्यूशन और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ठीक है ना, एक्सपेंड हो रही है, दिन ब दिन आपके पास बढ़ रही है, कायनात वसी हो रही है, कोई कम नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कॉस्मोलॉजी में आ जाती हैं। और एस्ट्रोफिजिक्स आपके पास असल में स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ है। तो यहाँ मुख्तसर करके कि दो को इकट्ठा करके लिख दिया गया है, जिनका फिनोमेना सेम मिलता था एक दूसरे के साथ। तो चूँकि आपके पास पूरी यूनिवर्स की स्टडी जब करेंगे तो यूनिवर्स के अंदर असल में हेवनली बॉडीज़ भी आ जाएंगी। आपके पास सन है, मून है, स्टार्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए हमने क्या कर, कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ऑरिजिन पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स एक वर्ल्ड है आपके पास, ये दुनिया है छोटी जिसको आप स्टडी करते हैं, एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर सारी कहकशाएं, सारे सन, स्टार वगैरह, सारा निज़ाम, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। तो ये आपके पास क्या है, यूनिवर्स की स्टडी है, जिसमें स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए, ब्लैक होल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है, ये आपके पास कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक हो गया। और लास्ट में बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स थोड़ा सा टच मैंने आपको यहाँ दिया है कि बायोफिजिक्स क्या है, बायो के अंदर भी फिजिक्स इस्तेमाल होती है। बायोलॉजी वाले भी फिजिक्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, बगैर फिजिक्स के उनका काम नहीं चलेगा, ठीक है। कैसे, द फिजिकल इंट्रैक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स टू द हेल्थ प्रोसेस। फिजिक्स को हम अप्लाई करते हैं हेल्थ प्रोसेस में। कैसे, जैसे कोई मरीज़ है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इसकी टांग टूट गई है, वो गया डॉक्टर के पास, उन्हें कहा भाई इसका एक्सरे करो, ठीक है। एक दूसरा बंदा, उसने क्या कहा, उसको कोई कैंसर वगैरह है तो उसको क्या कहते हैं, रेडिएशंस लगाई जाती हैं, ठीक है। या इस तरह आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह, इसको छोड़ें, MRI टेस्ट किया जाता है दिमाग के लिए, इसके लिए CT स्कैन हो गया, PT स्कैन हो गया, ये मुख्तलिफ टेस्ट्स हैं, टेस्ट हैं जो वहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, असल में एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो फिज़िक्स की एप्लीकेशंस हैं बायोलॉजी की फील्ड के अंदर, सच है जैसे आपके पास प्रिवेंशंस, डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट भी इसके ज़रिए आ गई, रेडिएशन के ज़रिए। डायग्नोसिस तो ऐसे होते हैं, बंदे के फॉर एग्जांपल क्या है, पेट में दर्द होता है या मैदे में दर्द है, तो फिर उसकी क्या आ जाता है, एंडोस्कोपी की जाती है, उसका जो है क्या कहते हैं, या तो क्या नाम है, क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या हैं, ये एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स हैं, फिज़िक्स को अप्लाई कर रहे हैं। फिज़िक्स से डायग्नोसिस होती है, उस चीज़ की तशख़ीस जो मर्ज़ की होती है, डॉक्टर आपको मुख्तलिफ टेस्ट लिख कर देता है। टेस्ट कैसे होते हैं, टेस्ट मशीन्स के ज़रिए होते हैं। तो वो मशीनें जो हैं वो फिज़िक्स की क्या है, इन्वेंशन है। तो ये सारा सिस्टम कैसे होता है, इवन के बायोलॉजी क्या है, मेडिसिन के अंदर भी ये यूज़ होती हैं, जब बनाई जाती है तो तब भी फिज़िक्स का इस्तेमाल होता है। तो आज जो है यहाँ तक इतना ही सही। कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जो है अपना इजहार कर सकते हैं, या अपनी राय का इजहार जो है कमेंट में ज़रूर किया करें। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इल्मी लोग। अल्लाह हाफ़िज़।